नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में बाबरी बन रही है। 6 दिसंबर जिस दिन विध्वंस हुआ था, उसी दिन उसकी आधारशिला रखी जाएगी। और इसका ऐलान किसने किया है? टीएमसी के ही बड़े नेता हैं हुमायूं कबीर। यानी हुमायूं बाबरी बनवा रहे हैं, और वो भी ममता बनर्जी के बंगाल में। तो एक तो जरा हम इसकी चर्चा करेंगे ऐसे समय जबकि प्रभु राम के भव्य और दिव्य मंदिर की शिखा पर धर्म ध्वजा फहराई गई है। ठीक उसी समय हुमायूं कबीर ने ये क्यों कहा कि साहब हम यहाँ पर बाबरी बनवाएंगे? बहुत दिन बाद याद आया इन लोगों को कि बाबरी बननी चाहिए। 91-92 की घटना के बाद अब 2025 में जब भव्य और दिव्य राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, शिखा पर धर्म ध्वजा फहरा गई, तब जाकर के इनको लगा कि अब बाबरी की याद कर लेनी चाहिए या बाबरी का की नींव रख देनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी करीब आ रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव भी जीतना है। इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जरा इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये संविधान को लेकर के नई तरह की बहस क्यों छेड़ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और उनके जो समर्थक हैं, जो लाठियां भांजते रहते हैं सोशल मीडिया पर। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरे इकोसिस्टम को ही चारों खाने चित्त कर दिया है। और अगला नंबर किसका है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी पश्चिम बंगाल में पूरा लाव लश्कर जो है आपको जमीन पर दिखाई देगा। दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। अभिषेक तिवारी जी पटना से और वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से। बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम सर। अभिषेक जी, कई दिन बाद आप आए हैं, तो सबसे पहले आप ही के पास चलते हैं। तो बाबरी की ईंट रखी जा रही है पश्चिम बंगाल में। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप ईंट रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईंट बाबरी वाली बची कहाँ थी? आप लेके आए थे क्या? और दूसरी बात, हुमायूं कबीर का बाबर से क्या नाता है? क्या वो मुगलिया सल्तनत के आखिरी वंशज है? हमको तो पता था कि निपटा दिए गए थे लोग। दो गज जमी मिली न जफर, जहां का तू था शहनशाह अजीब। तो बहादुर शाह जफर को तो रंगून में दफना दिया गया। अब बादशाह बात, आलम लाल किले से पालम थे वो। हाँ, तो अब बात यहां पर ये है ना सर कि फिर आपके दर्शक बहुत प्रभुत्व हैं, उनका प्रभाव है, समझदार हैं लोग। ये मुझे बता दें कि बंगाल में तो बाबर छोड़िए, सिराजुद्दौला के जितने औलाद और वारिस थे वो तो बांग्लादेश निकल लिए, पूर्वी पाकिस्तान निकल लिए। बचा हुआ ये जो टुकड़ा है वो कंप्लीटली भारत का टुकड़ा है। भारत का तो टुकड़ा वैसे वो भी था। अब यहाँ पर क्या आप 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखेंगे? अब यही तो प्रश्न है कि ये जो टोपी लगाने की कला है ऊपर में, ये मुसलमानों की थी ही नहीं गुंबद वाली प्रक्रिया, लेकिन लगाएं, चलिए ठीक है, बाबरी मस्जिद भी बना दें, लेकिन वो बाबरी मस्जिद होगी कैसे? अगर पहली बात कि बाबरी और बाबरनामा का इन लोगों ने अध्ययन नहीं किया, तो पहले ये मैं बता दूं कि बाबरी कौन था। बाबर की बात बाद में करेंगे। बाबरी एक लौंडा था जिसके साथ बड़े मीठे संबंध रहे बाबर के, और उसी की याद में, ऐसा मैं नहीं, ऐसा कॉमनिस्ट इतिहासकार कहते हैं, उसी के लिए बनाया था। तो हुमायूं के भी क्या मतलब, ये जो जनाब हैं उसके कुछ ऐसे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बाबर को तो देश मिटा ही चुका है। लेकिन कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही,
वो हुमायूं के कानों तक पहुंची नहीं है। उन्होंने कल बातों बातों में कहा कि मैकॉले ने बड़ा नुकसान कर दिया। वो गुलामी की चिन्हों को और मिटाने की बात कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जब इशारों में ऐसी बातें करने लगे तब चेत जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि मोदी जी पहले इशारों में बातें करते और 2-3 महीने बाद कुछ एकदम ऐसा प्रकट हो जाता है कि जिसके बाद फिर कल्पना करना मुश्किल हो जाता है कि ये अचानक कैसे हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी ने इशारा दे दिया है। अब यहां से रास्ता जो जाता है, मुझे दिखता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर के वक्त पे ऑलरेडी एक्ट हो चुका है, ट्रिपल तलाक और इन सब पर ऑलरेडी वार किया जा चुका है। तो कुछ हुमायूं जैसे लोग बचे हैं। एक बार एसआईआर कंप्लीट हो जाए, एक बार टीएमसी का विध्वंस हो जाए, उसके बाद हम भी ये भी देखेंगे। अच्छा, मैं ये भी समझना चाहता हूं कि ये बाबरी मस्जिद नाम रख देने से तो ऐसे सिर्फ वहाबिज्म के ऑलमोस्ट 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं वहाबी मुसलमानों के। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो देवबंद हैं, जिनकी तकरीरों से के मौलाना बनते हैं, कोई भी देवबंदी आदमी खड़ा होकर के कह देता है ये मस्जिद आज से हम बाबर के नाम कर रहे हैं, बाबरी होगी। स्पेसिफिक बनाने का वो भी बंगाल में क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको तकलीफ है कि यूपी में बाबा जी जमीन भी बहुत दूर दे रहे हैं, तो कम से कम वहीं रख लेते, उसी का नाम रख लेते हैं। वो भी नहीं हो रहा है। सिर्फ इससे ये है कि भाई मुस्लिम पोलराइजेशन अपनी तरफ इंटैक्ट रखना है, वो कांग्रेस की तरफ जाने नहीं देना है, वो लेफ्ट की तरफ जाने नहीं देना है। इसके लिए वो इतना तमाशा करने की ओमकार सर आवश्यकता ही नहीं है। मुसलमान टीएमसी को ही वोट करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वही एक्टिविटी तो साबित नहीं होगी जो राजद ने यहां पर बिहार में की है। मैं तो चाहता हूं कि ये बाबरी मस्जिद बनाए, ये आधारशिला रखें, वो सारा काम करे 6 दिसंबर के दिन, ताकि बंगाल के हिंदुओं का ज्ञान चक्षु जो है वो थोड़ा खुले और समझ में आए कि जो सिराजुद्दौला के, जो मिर्जाफर के वंशज, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, वो इस जमीन के टुकड़े के बारे में भी क्या सोचते हैं, और उनकी जो पूरी आइडेंटिटी है, बंगाली कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, जो कुछ भी है, वो सब कुछ मिटने के कगार पर है, क्योंकि वहां तो बाबरनामा लिखा जा रहा है। नया बाबरनामा स्वयं यही लिखेंगे, उम्मीद करते हैं। बस ये है कि अपने लिए एक बाबरी को भी लाने की आवश्यकता है। मुर्शिदाबाद को लेकर के एक बात आखिर में जरूर बोलूंगा। जी हाँ, मुर्शिदाबाद को लेकर के अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े सेकुलर नेता रहे। उन्होंने कहा कि भाई अगर मुर्शिदाबाद नहीं संभला तो आने वाले समय में ही अपने आप को ग्रेटर बांग्लादेश का पार्ट बनाने लगेंगे। उसकी आधारशिला, उसका नींव यही है। जी, वो खबर देख लेते हैं वीरेंद्र जी के पास जाने से पहले। पश्चिम यहाँ बंगाल मैं एक बात में जोड़ दूं, मैं जी एक जी बात मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुर्शिदाबाद एक में बार इस मस्जिद प्रोजेक्ट की कॉस्ट 125 करोड़ है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? एक बार जरा खबर देख ले, उसके बाद आपके पास आते हैं। जी, खबर ये है कि पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, मस्जिद तैयार होने में 3 साल लगेंगे। पिछले साल 12 दिसंबर को मैंने यहीं खड़े होकर वादा किया था, इस समारोह में 2 लाख लोग मौजूद रहेंगे, बहुत सारे लोग शामिल होंगे। टीएमसी विधायक के इस ऐलान पर भाजपा के कई बड़े नेताओं की कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। अच्छा, अब ये आपके पास माइक है वीरेंद्र जी। अब आप ये बताइए कि इन्होंने ये ऐलान क्यों किया? ममता बनर्जी अभी तक इस पर कुछ बोली क्यों नहीं है, कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल इनकी नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी देखिए जो अब तक खबरें हैं, ये हुमायूं कबीर का निजी शो है।
उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए ममता बनर्जी को भी न्योता नहीं दिया है। और इसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो है बड़ा ये 125 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये नहीं बताया पैसा कहाँ से आएगा। इसमें जो है एक कॉलेज भी बनेगा, हॉस्पिटल भी बनेगा, बड़ा रेस्ट हाउस भी बनेगा और यूनिवर्सिटी भी बनेगी, न जाने क्या-क्या बनेगा। और इनके रिश्ते भी ममता बनर्जी से कुछ तल्ख चल रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी अब जो है वो को डेवलप करना चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल का जो इमाम एसोसिएशन है उसने भी हुमायूं कबीर के इस घोषणा पर सवाल उठाया है कि आज 33 साल बाद इसकी क्या जरूरत है। अब इसमें वो कम्युनल पोलराइजेशन करने का वो पोटेंशियल नहीं रहा जो आज से 30 साल पहले था। तो और ममता बनर्जी की खामोशी ने ये इम्प्रेशन पैदा किया है कि जैसे तृणमूल कांग्रेस का इसको समर्थन प्राप्त है। और जो पार्टी इस समय रूलिंग पार्टी है और एंटी इनकम्बेंसी को झेल उसकी सबसे बड़ी चुनौती है, तो उसके लिए ममता बनर्जी शायद ये नहीं चाहती है कि उनके ऊपर कम्युनल पोलराइजेशन करने का कोई आरोप लगे। वो और देश में जो तुष्टीकरण है, जो अपीसमेंट है, उसका तो उन्होंने जो है विश्व में कीर्तिमान बना दिया है। फिर भी वो सेकुलर बने रहना चाहती हैं। और जो ताजा स्थिति है चुनाव आयोग को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, यदि आप कहें तो मैं 2 लाइन उसमें बोल दूं, दो जी हाँ। बातें। पहला तो चुनाव आयोग ने कहा है सारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स यानी जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कि अब जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो लोकली हायर नहीं किए जाएंगे। वो चुनाव आयोग फर्म को तय करेगा, दिल्ली से भेजे जाएंगे, यानी यानी बंगाल के बाहर से। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर बाहर से भेजे जाएंगे तो वोट काउंटिंग के दिन वो रिजल्ट के डाटा के टेबुलेशन में ईवीएम की मशीन काउंटिंग से जो गड़बड़ी होती थी वो अब नहीं हो पाएगी। इससे ममता बनर्जी बहुत बौखलाई हैं। दूसरा, चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है कि कलकत्ता में अन्य बड़े शहरों में जहां पे मल्टी स्टोरी फ्लैट्स है और अपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं के परिसर में ही जो कॉमन फैसिलिटी होती है, क्लब होता है, रिक्रिएशन हॉल होता है, उसी में ही पोलिंग बूथ पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इससे ममता बनर्जी को भी बहुत ज्यादा आघात लगा है। और तीसरी, टीएमसी ने अपॉइंटमेंट मांगा था चुनाव आयोग से मिलने का। चुनाव आयोग ने फ्राइडे को 11 बजे उनको बुलाया है टीएमसी, और चुनाव आयोग ने कहा कि 5 मेंबर ऑथराइज जो हो पार्टी के वो आ सकते हैं। अब इसी को विवाद का मुद्दा बना दिया टीएमसी ने कि नहीं, हमारे 10 एमपी जाएंगे। और डेरिक ओब्रायन का बयान आया है कि ये चुनाव आयोग कौन होता है हमारे हमारे डेलीगेशन की संख्या तय करने वाला। अब देखिए फ्राइडे को यानी 28 नवंबर को ये एक नया ड्रामा करेंगे दिल्ली में। और ये इन्होंने घोषणा कर दी है राज्यसभा लोकसभा के 10 एमपी मिलने जाएंगे। तो ममता बनर्जी इस समय जो है बुरी तरह से घिरी हुई हैं। और रूलिंग पार्टी होने के नाते 15 साल उनको सत्ता में हो रहे हैं, तो वो बहुत जबरदस्त उनके विरुद्ध एक एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी रुझान है। और जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है और जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, तो वो इस मामले को अभी तक जो है बीजेपी से लड़ाई में कन्वर्ट नहीं कर पाई हैं। उनकी लड़ाई चुनाव आयोग से है। उनके ऊपर उनको दबाव चुनाव आयोग का फेस करना पड़ रहा है। और बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड, एक आदमी के पास 38 वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं। तो अब इसमें बीजेपी कहां से आ गई। और उनके सामने दुविधा ये है कि उनको लड़ना चुनाव आयोग से है और दिखाना चाहती है कि वो लड़ रही है बीजेपी से। अगर चुनाव आयोग से आज ही चुनाव आयोग ने इंस्ट्रक्शन जारी किया है कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को कि बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के सारे अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहां आज भी शायद कुछ जो है कुछ वहां हिंसा हुई है। तो लगातार चुनाव आयोग का दबाव बंगाल के ऊपर बढ़ रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होता है चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के दिन से। लेकिन अब चुनाव आयोग ने वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी से लागू कर दिया है। और बिना चुनाव आयोग की सख्ती के बिहार में एसआईआर जो है सुचारू तरीके से हो पाना संभव नहीं है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। जी जी, दूसरे विषय पर जरा चलते हैं।
पाकिस्तान को मिर्ची लगी है धर्म ध्वजा फहराने से और उसने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो आपका ये बयान है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, उन पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, तो कहा गया हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कि जरा आईना सामने रखो, अपना चेहरा वहां देखो। आपने अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ, जैन के साथ, बौद्धों के साथ, ईसाइयों के साथ क्या किया है, जरा अपने आप से पूछो। जब बंटवारा हुआ था तब कितने अल्पसंख्यक हिंदू वहां पर थे और आज कितने हैं। और भारत को जो सीएए कानून बनाना पड़ा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो धर्म के आधार पर उन पर अत्याचार हो रहे थे, पक्षपात हो रहे थे, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा था, उनके जबरन धर्मांतरण किए जा रहे थे, उनको पूजा पद्धति के अनुसार पूजा पाठ नहीं करने दिए जा रहे थे, तो इसलिए सीएए बनाना पड़ा ताकि ये भारत में आ सकें। आप हमें ये पट्टी पढ़ा रहे हैं कि भारत में ये और आज भी भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान ने क्या कहा था वो मैं एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद अभिषेक जी के पास जाएंगे और फिर वीरेंद्र नाथ भट्ट के पास जाएंगे। पाकिस्तान ने अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वजारोहण पर विरोध जताया और वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश का हिस्सा है। पाकिस्तान ने कहा कि जिस जगह पहले बाबरी मस्जिद थी वहां अब राम मंदिर बनाया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद कई सदियों पुरानी धार्मिक जगह थी। 6 दिसंबर 92 को इसे भीड़ ने गिरा दिया था। और इन्होंने आगे कहा, यूएन से दखल देने की मांग की है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, नफरत और मुसलमानों पर हमलों पर ध्यान दें। यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कहा कि वे भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। जी आप म्यूट हैं शायद। जी, ये तो कांग्रेस की लाइन है जो पाकिस्तान ने लाइन पकड़ी है, ठीक है, ये लाइन भी ठीक है। लेकिन जिन मंदिरों को पाकिस्तान ने शौचालय बना दिया, ऐसे सैकड़ों मंदिरों को स्कूल और पता नहीं क्या-क्या बना दिया। वहां पर हिंदू और सिख की बहन बेटियों को जबरन उठा लिया जाता है, 14 साल 13 साल में जबरदस्ती निकाह पढ़ा करके उनका कन्वर्जन करा दिया जाता है। वो पाकिस्तान बोल रहा है थोड़ा सा इस्लामोफोबिया और दूसरी चीजों पे, ये ठीक बात नहीं है। उसके इवन क्रिकेटर्स ने क्या-क्या बातें कही है ऑनलाइन कैमरे के ऊपर, ऑलमोस्ट सभी क्रिकेटर्स ने। उनके विदेश मंत्री ने, पाकिस्तान एक गलती से मैच जीत गया था और यहाँ पर एक नमाज पढ़ने बैठ गया था उसका क्रिकेट खिलाड़ी, तो विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की जीत, भारत के ऊपर जीत को इस्लाम की जीत बता दिया था। जबकि उस दिन मैच में 2 इस्लाम के हिसाब से अगर देखे जाए तो भारत के भी प्लेयर खेल रहे थे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर, ठीक है। भिखारी लोग क्या बात करेंगे, वो एक्चुअली राजनाथ सिंह के एक बयान के कारण तिलमिला गए कि एक दिन सिंध हमारा होगा। उसी के बाद आपने देखा होगा कि चाइना भी उसमें आया और उसने कहा कि नहीं, वो भी प्रेशर टैक्टिक्स वहीं से जनरेट हुआ था कि आप थोड़ा इस संदर्भ में बयान दीजिए। तो एक भिखारी देश का, बांग्लादेश के सांसद ने कहा कि भाई बिहार को हमें वापस कर दो। सालों तुमको पता भी है अगर बिहार बांग्लादेश का हिस्सा हो गया तो फिर बांग्लादेश अखंड हिंदू राष्ट्र बन जाएगा कुछ दिन के अंदर। नहीं तो थोड़ा इतिहास पलट लो, डायरेक्ट एक्शन देकर जवाब जब बिहारियों ने देना शुरू किया था तो किस प्रकार की चीजें घटित हो गई थी वहां पर। जिन्ना को विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे कॉल ऑफ करना पड़ा था, वो बिहारी के कारण ही थे।
इतना कूटा था। तो ये सारी बातें कहने मतलब पाकिस्तान की आवाम को अच्छी लग सकती है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को तो फिलहाल इस बात की चिंता होनी चाहिए। अफगानी पोर्टल ने बताया कि पता नहीं उनके वजीर आजम इमरान खान वो है नहीं है पता नहीं। तो जिस देश में उनका वजीर आजम फांसी पे लटका दिया जाता हो, उनके वजीर आजम को जबरदस्ती करप्शन केस पे वहां की आर्मी फ्रेम करके लटका दे। एक वजीर आजम थी जो फट गई, मतलब उनके ऊपर फट गया लोग, बेनजीर भुट्टो सरेआम। तो जिस स्टेट का और कंट्री का ये स्थिति रहा हो, वो भारत के ऊपर टिप्पणी करे और यूएन में जाके बात करे, जहां जिसके देश में उसामा बिन लादेन पकड़ा गया हो। तो ये सब बातें वही कर सकता है। हाफिज सईद से डायरेक्ट हो सकता है इंस्ट्रक्शन लिया गया हो, पूछा गया होगा कि भाई आप ही बताएं मौलाना साहब अब कैसे काउंटर किया जाए। भारत में तो जो बीजेपी की सत्ता है उसमें इस्लाम और हिंदुत्व के नाम पर अभी तक एक भी दंगा नहीं हो पाया 11-12 सालों में। एक दंगा नहीं हो पाया। कांग्रेस के रीजन में रोज बम ब्लास्ट भी होते थे और दंगे फसाद भी होते थे। तो ये तो चिंता का सबब है उनके लिए। कश्मीर हाथ से जा चुका है और ये सारी टैक्टिक्स चल रही है। रही बात वो अरुणाचल प्रदेश वाला जो, तो उसके ऊपर भी भारत का स्टेटमेंट आ गया। कुल मिला के ये है कि पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है कि मोदी सरकार का टिके रहना कितना नुकसानदायक है उसके लिए। कभी इंडियन खतरनाक भी रूपी, है। वही मैं बोल रहा हूं कितना डेंजरस खतरनाक है कि 2014 के पहले 13 में भारतीय रुपए की वैल्यू और पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर थी। आज 3 गुने का डिफरेंस आ गया है। भारत का 1 रुपया पाकिस्तान का 3 रुपए में कन्वर्ट हो गया। ये सब चमत्कार कैसे हो गए? इस चमत्कार के पीछे कोई तो बात है। वो एक ही आदमी है, मोदी है। तो भिखारियों को पता है कि भाई अब हम 1000 कट्स लगाने वाले हमारे यहाँ अज्ञातवीर ठोके जा रहे हैं। विमुद्रीकरण का जो फायदा हुआ है या जो असर हुआ है एक पाकिस्तान पे, जिसके हाथ में कटोरा आ गया, और एक हमारे देश के भीतर भी पार्टी है, वो भी पाकिस्तान जैसी है। कुछ समय उसके हाथ में भी कटोरा आ ही जाना है। नहीं, वो तो अब टूट के कगार पे। उस पे तो आज रात को 9:30 बजे मैं स्पेशली कर रहा हूँ कि वो वास्तव में मुझे दिख रहा है जो साइन है कांग्रेस के टूटने के, पर वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा। उस पे हम लोग संभवतः कल अलग एपिसोड कर लेंगे। अभी जो वर्तमान में स्थिति है पाकिस्तान के अंदर भी कांग्रेस वाली ही स्थिति है। वो भी टूट के ही कगार पे है। बलोच रोज उनको पीट रहे हैं। उनके बड़े बड़े कर्नल जनरल सो कॉल्ड जो मेडलधारी है उनको अफगानिस्तानी जिस तरह से पकड़ के ले गए और जिस प्रकार की ट्रीटमेंट है, उनको तकलीफ इस बात की है कि 400 करोड़ रुपए कैसे भारत ने अफगानिस्तान को दे दिया। जब कटोरे में भीख ही मिलनी थी तो हमें मिल जाती, जैसे मनमोहन सरकार ने बाढ़ राहत के नाम पे करोड़ों रुपए पाकिस्तान को भिजवा दिए थे। तो ये अंतर आ गया, इसलिए यूएन तक जाए। अरे भैया, यूएन की अब हैसियत कितनी बची है मोदी के आगे? और रोज हर बार यूएन में जाते हो, यूएन को पूरी दुनिया के सामने 1-2 लाइन में जरूर अब इंडिया पिछले 5 सालों से मैं निरंतर ढंग से देख रहा हूं लताड़ लगा रहा है। यूएन की क्रेडिबिलिटी यूएन के अंदर खड़े होकर के रोज चैलेंज करता है इंडिया। तो बची कहां है शाख? तो ये सारी चीजें, इससे पाकिस्तान का कुछ भला नहीं होना है। हाँ, चूंकि वहां भी चुनाव आने जाने हैं, वहां की भी अपनी पॉलिटिक्स है, तो वो कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। बाकी इनका कुछ नहीं होना सर। वीरेंद्र जी, एक शाही शादी हुई है जिसमें मैं 50 इसमें एक बात जोड़ दूं पाकिस्तान वाले, 1 मिनट बाद जोड़ दूं कि एक अवधि कहावत है, सूप तो सूप चलनी भी बोले। ये पाकिस्तान हमको बताएगा कि क्या होता है, माइनॉरिटी की रक्षा कैसे की जाती है। पाकिस्तान का संविधान कहता है सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट लाइज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। देश का मालिकाना हक अल्लाह के हाथ में है। भारत के संविधान में सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपुल। यहाँ के लोग इस देश के मालिक हैं, वहां उनका अल्लाह मालिक है। और वो हमको बताएंगे कि सेकुलरिज्म क्या होता है। वो नहीं, खुद तो आजकल तो आसिम मुनीर मालिक है उनका। वो खुद एक जाहिल जिहादी रियासत है, जाहिल जिहादी देश है, और वो इंडिया को सिखाएंगे कि हमारे को अपना देश कैसे चलाना चाहिए। जी।
तो मैं ये आपसे पूछ रहा था, एक शाही शादी हुई है जिसमें करीब करीब 50,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी। ये कहाँ पे हुई है साहब? और सुनते हैं अखिलेश यादव भी सपरिवार पहुंचे हुए थे आशीर्वाद देने के लिए। बड़ा भव्य और उन्हीं के दिव्य परिवार में है। समारोह दिखाई दे रहा था। अब भाई योगी जी के आने के बाद से ये 2016 से अब तक जो है सैफई महोत्सव तो हुआ नहीं है। हर साल इसी दिसंबर में होता था, तो 9 साल हो गए। तो अब वहां के लोग तरस रहे थे कि उनका मनोरंजन नहीं हुआ है, तो चलो भाई अपने परिवार में शादी कर लेते हैं, और वो इतना बड़ा आयोजन कर देते हैं कि लोग याद करेंगे कि और आज ही खबर आई है कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं 2030 में। तो उन्होंने कहा उससे बड़ा आयोजन हम अभी किए देते हैं, मोदी जी तो 2030 में करेंगे, हम आज ही कर देते हैं। तो ये केवल जो है सब ये केवल नाम के पिछड़े वर्ग के हैं। ये सामंती लोग हैं, जैसे तेजस्वी है, सामंती लोग हैं, सुपर एलीट हैं, और ये जो है राजा बनने को बेकरार हैं इनको। और इनके सामने दुविधा ये है कि इनको राजनीति गरीब की करनी है, इनको हमेशा जाति का और गरीबों का विक्टिम कार्ड खेलना है, लेकिन कमिटमेंट कुछ है नहीं, संकल्प कुछ है नहीं, वो संस्कार है नहीं कि जनता के लिए काम करें। सत्ता आ गई है, ऐश करो, ये संस्कार है और यही मानसिकता है। और ये सभी क्षेत्रीय दलों के नेताओं की है, यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, कहीं भी हो, कहीं कोई अंतर है नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही का भाव है ही नहीं इनके अंदर। और बीजेपी ने पिछले 11 साल में जो अपनी ताकत बनाई है, वो केवल परिश्रम से बनाई है, डिलीवरी से बनाई है, जनता को के बीच में काम करके बनाई है। तो ये इनके एजेंडा में कभी है नहीं। और ये केवल और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं ठीक है साहब, क्या बात, सरकार बनेगी चाहे नहीं बनेगी, फिर भी नेता विपक्ष रहेंगे, गाड़ी घोड़ा रहेगा। और उनके लिए सत्ता का माने जलवा होता है, सत्ता के माने सेवा समर्पण नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में कितने भी आप कमियां निकाल लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, मुख्यमंत्री, बड़ा मंत्री, बड़ा नेता, ये नहीं कहेगा कि मैं सत्ता में मंत्री बनने के बाद जलवा दिखाऊंगा, ये मेरा जलवा है। अगर कोई भी नेता अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, तो वो व्यक्ति पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। पर इनका एक है पर एक पहेली सुलझाइए। मैंने जब से फोटो देखे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये जब अंबानी के बेटे की शादी में गए थे परिवार के साथ, तो इनके सिर पर टोपी नहीं थी, वो लाल वाली। लेकिन अभी हाँ, अपने चचेरे भाई की शादी में गए तो वहां इन्होंने टोपी नहीं उतारी। हम्म। ये क्या पहेली है? अब अब से चुनाव नजदीक आ रहा है, ब्रांड दिखानी है, बीजेपी से अपने को अलग दिखाना है, कुछ तो करना पड़ेगा। और एक बार योगी जी ने असेंबली में कहा भी था, ये आजकल नया फैशन चल रहा है, कोई लाल टोपी पहने हैं, कोई पीली टोपी पहने हैं, कोई नीली टोपी पहने हैं। तो उसका समाजवादी पार्टी वाले जवाब नहीं दे पाएंगे। और पता नहीं तेजस्वी क्या समाजवादी नहीं है क्या, वो टोपी पहनने में क्यों कतराते हैं, टोपी उन्हें भी पहननी चाहिए। तो ये टोपी देखिए, जब तक आज से 40 साल 35 साल पहले जैसे चौधरी चरण सिंह की जो जनरेशन थी, वो लोग टोपी पहनते सहज और स्वाभाविक लगते थे, वो परंपरा थी उनकी। अब वो जनरेशन राजनीति से विदा हो चुकी है। टोपी पहने लोग आपको अब अगर कहीं मिलेंगे, तो शायद मिलेंगे महाराष्ट्र में, किसान आपको टोपी पहने मिलेंगे, या गुजरात में, या राजस्थान में, मे बी समवन इन कर्नाटका ऑल्सो, गुजरात में भी। बाकी अब जो जिसको हम लोग गांधी टोपी के नाम से जानते हैं, जो कांग्रेस के नेता आजादी के आंदोलन के समय पहनते थे, वो पीढ़ी अब राजनीति से, सामाजिक जीवन से विदा हो चुकी है। अब वो नहीं है टोपी। और ये लाल टोपी जो है, ये तो गिमिक्री लगती है, एक नाटक लगता है इसका। और इसमें इसमें ना तो इससे उनकी उनकी पर्सनैलिटी में कोई पॉलिटिकल वेट ऐड होता है, ना ही कोई पॉलिटिकल मैसेज कन्वे होता है। तो ये टोपी का जमाना अब तो राजनीति में आपको देखिए, लोकसभा विधानसभा में कहाँ टोपी वाले मिलते हैं। हरियाणा के भी किसानों में, जो बुजुर्ग किसान गांव में रहने वाले लोग हैं, वो टोपी भी पहनते हैं। वेस्टर्न यूपी में भी हैं भी ऐसे लोग, लेकिन ये कहीं जनरेशन ऐसा विदा। तो नहीं है कि मोदी जी ने वो लाल बत्ती तो उतरवा दी गाड़ी से? अब कम से कम चलो सिर पर ही एक लाल टोपी रख ले।
नहीं, वो 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से टोपी चढ़ी है। अब उनके लिए अपनी आइडेंटिटी को, पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बचाना मुश्किल हो रहा है। ये वास्तविक जीवन, वास्तविक सरकार में कार्यशैली है 5 स्टार, और दिखना है गरीबों का नेता। तो उस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए, तो टोपी सहज काम कर देती है ये। अभिषेक जी, आपको कुछ समझ में आता है? अंबानी के यहाँ गए तो टोपी नहीं पहनी है, और परिवार में गए तो टोपी पहन करके गए। अब मैं क्या बताऊं सर, छोटा बच्चा था, समझ में नहीं आया था, तो मैंने पूछा ये जो मुर्गा है इसके ऊपर लाल रंग की ये क्यों लगी रहती है। एक्चुअली जो खून की सियासत है, जो रक्त रंजित इतिहास है, उससे टोपी अक्सर लाल हो ही जाती है। कार सेवकों के ऊपर इतनी गोलियां चली हैं, तो टोपी तो लाल रहेगी सर। देखिए, उस समय पॉलिटिक्स में नहीं थे ये तो पॉलिटिक्स में 99 में आए हैं। 90 में गोलियां चली थी, तब ये पॉलिटिक्स में नहीं थे, तब तो ये स्कूल में पढ़ रहे थे, तो इसलिए उससे मेरा इनका ताल्लुक ये नहीं है। समाजवादी पार्टी के नाम पे लाल टोपी का ये जो चलन है, उसके ऊपर कहना था। क्योंकि कल बड़ा गौरवमयी दिन था, तो मैंने कल बातों बातों में कहा कि ये सिर्फ ध्वज नहीं है, विजय पताका है सनातन की, जो ना बाबर के आगे झुके, ना औरंगजेब के आगे, ना मुलायम सिंह के गोलियों के आगे, और ना जिस प्रकार का मस्कराज हुआ था अयोध्या में। अच्छा आंदोलन उसके बाद दम तोड़ देता है सर, लेकिन राम मंदिर बना तो उस पर बात पर देखिए, वो मेरा एक ऐसा है कि उसका कोई क्षमादान नहीं है सर, वो नहीं हो पाएगा। एक हिंदू के नाते जो कुछ भी अयोध्या में हुआ, और मैं उस घर के अंदर गया हूं, मैंने खुद कैमरे से एक शूट किया है जिसमें कोठारी बंधुओं को गोली मारी गई है। वो आज भी बुलेट्स, और भारती माता के घर में आज भी वो उसी प्रकार से वो घर है। तो ठीक है, ये लोग, मैं तो राजद के लिए कहता ही था कि टिकट बंटवारे में साबित हो गया कि नए युग के सामंतवादी कौन है। इस विवाह ने ये भी साबित किया, यूपी के भी सामंतवादी यही हैं। अभिषेक जी, जो बिहार से शुरुआत हुई है नवंबर 14 को, वो ये और कितना आगे बढ़ चुकी है, ये आपको मार्च 2027 में यूपी में दिखेगा। हाँ, मैं तो मानता हूं कि यूपी के आगे बहुत बड़ा चैलेंज हम बिहारियों ने रखा है। अब यूपी वालों को लाज बचानी है। नहीं, यूपी में और आगे जाएगा ये। थोड़ा सा मुझे वीरेन जी, थोड़ा इस बात का जवाब दीजिए। ये खरगे साहब 83 साल के हो गए, सिद्धारमैया 77 साल के हो गए। मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने की इनकी उम्र अभी नहीं हुई है क्या? दूसरी बात यह है कि खरगे साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाई कमान फैसला लेगा कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये हाई कमान कौन है? हाई कमान तो संविधान लिए घूमते रहते हैं। और इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि मैं रबर स्टैंप हूं और मालिक राहुल गांधी हैं। वो साफ साफ ये कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं, और कि वो ये भी कह रहे हैं कि मैं मनमोहन सिंह का छोटा भाई हूं। मेरे पहले जो है नौकर मनमोहन सिंह थे, अब दूसरा नौकर मैं हूं। इस्तीफा मांग रहे और थे। जो आपका जो केरला का एमपी है राहुल गांधी का सबसे करीबी वेणुगोपाल, उसकी ताकत ज्यादा है कांग्रेस में सिद्धारमैया के मुकाबले। और मनमोहन सिंह माइनॉरिटी थे, और खड़गे जी जो है दलित हैं। तो पार्टी का एजेंडा फिट हो रहा है, पार्टी को अपना जो 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 रोज एक जो प्रोजेक्शन करना है वो भी हो रहा है, और मालिक कोई और है। तो ये कोई तो, और इसके अलावा खड़गे जी क्या बोल सकते हैं? और अगर सिद्धारमैया खड़गे जी को अध्यक्ष मान के मिलता है, तो खड़गे जी को मालूम है कि ये कर्नाटक का है, इसलिए मेरा इतना सम्मान कर रहा है, वरना तो ये भी नहीं करता। ये उसको भी मालूम है कि मेरी औकात क्या है। तो सिद्धारमैया तो केवल लिहाज करते हैं कि भाई आप जो है टेक्निकली कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, मेरे स्टेट के हैं, कर्नाटक के हैं, तो वो उनसे मिलना चला आता है। और बयान भी दे देते हैं सिद्धारमैया कि भाई हाई कमान जी, जरा यहाँ का मुख्यमंत्री का मामला जल्दी सुलझाइए। तो राहुल गांधी का भी ये आदेश है कि भाई ऐसा मत हो कोई कि कहीं ये संदेश जाए कि
सिद्धारमैया केवल रबर स्टैंप है, फिगर हेड है, उनके पास कोई ताकत नहीं है। आप मुझे बताइए, सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में कोई बड़ा निर्णय लिया हो, एक बता दीजिए आप, अगर आपको याद हो या अभिषेक जी को याद हो कोई एक बड़ा फैसला। तो वो तो रबर स्टैंप है ना। और संविधान के बारे में चिंता व्यक्त करते रहना, राहुल गांधी वो लाल किताब पिछले 2 साल से लिए घूम रहे हैं, तो वो भी एक बार लाल किताब उठा लेता है। तो इसलिए कांग्रेस में जो कुछ भी है वो परिवार है, बाकी सब नौकर हैं, किसी की कोई हैसियत नहीं है। समझ लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विद्वानों का जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से भी एक निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दे। इसके अलावा जो वीडियो है इसको फॉरवर्ड करें अपने मित्रों में, ग्रुप्स में। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल वाला बटन दबाएं जो बेल आइकॉन है उस पर, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएं। अभिषेक तिवारी जी का चैनल है द अभिषेक तिवारी शो, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, वीरेंद्र सर को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।